Assalamualaikum. Good morning. Subha bakhair. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. So just wanted to remind you that another day has passed and it's a new day. अच्छा, जैसे हमें याद ही नहीं था, मतलब हमने सुबह उठ के देखा था कि हम कल पैदा वापस आ गए। अच्छा, मैंने वैसे ही आपको किसी बहुत से अहम मामलात के तनाजुर में कहा है कि एक और दिन गुजर गया है एंड एक नए दिन का आगाज़ आज से हो रहा है और हम आपको कहेंगे और हम सब के लिए भी कि हर नए दिन का आगाज़ अच्छी उम्मीदों और नेक तमन्नाओं के साथ करना चाहिए। बहुत ही आला, ये अब्दुल्ला आज याद करके आए थे। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे कि अब्दुल्ला ने सोचा कि मैं इसी से स्टार्ट हो जाऊं, लेकिन एक पॉजिटिव बात जिससे हम वाकई स्टार्ट कर सकते हैं आज का शो। आई वाज शॉक्ड एक्चुअली जब हमने आज के कोविड फिगर्स देखे हैं, कहाँ वो हज़ारों वाली बात थी एंड थैंक गॉड दोज डेज आर ओवर। और हमें खौफ ही था और फिर वो बढ़ता चला जा रहा था, बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आज कंपैरेटिवली अगर आप फिगर्स देखें तो दे आर सो लेस। एंड आई विल स्टार्ट विद द वर्स्ट वन। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है ना जब हम अमवात की बात करते हैं, और जो कि 100 के हिसाब से थी, और जब भी हम अमवात की बात करते हैं तो दीज आर नॉट फिगर्स, दीज आर फैमिलीज, दीज आर रियल पीपल जो अपने प्यारों को पीछे छोड़ के गए हैं। सो टुडे द फिगर इज 28। ये 28 भी नहीं होना चाहिए, लेकिन तो इंशाल्लाह होना चाहिए, तो हम कहते ही रहते हैं, लेकिन देखिए कितना नीचे है। जो डायरेक्शन है वो सही है, जो समत है वो खुदा का शुक्र है कि अच्छी है, और ऑलमोस्ट 2% पॉजिटिविटी रेट है और 1016 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सो एवरीबडी आउट देयर प्लीज़ कीप फॉलोइंग SOPs। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको पता है एक और महाज हमारे लिए तैयार है और वो है डेंगी मच्छर का महाज। मैंने कल आपको पता है एक्चुअली कल घर में मुहिम चलाई है और सारे जहीं मैंने कुछ वो परिंदों वगैरह के लिए भी पानी वगैरह रखा था, एक ही प्याला रख दिया है, उसको भी घर से ज़रा फासले पे रख दिया है, बाकी सारे पानी से खाली कर दिए हैं। पौधों में स्प्रे कराया है, घर के अंदर स्प्रे कराया, और शाम के औकात में जो भी जाली वाला या एंट्रेंस वाला दरवाज़ा होता है ना, उसके बाहर में वो जलेबी जला लेता हूँ। डेंगू की चूँकि हम बात ही कर रहे हैं तो इस्लामाबाद की आपको एक बात बता दूँ कि पिछले 24 घंटे में 125 न्यू केसेस जो हैं वो डेंगू के सामने आए हैं। तो जूं हमारा कोविड अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जा रहा है, डेंगू जो है, जो कि एक्चुअली बड़े हमने कंट्रोल किया ही हुआ था और हमने सीख भी लिया था कि हाउ टू कंट्रोल इट, वो जरा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। सो दैट एक्चुअली वरीज मी, क्योंकि हम एक चीज़ पर बड़ी अच्छी तरह अबूर हासिल कर चुके हैं, वी नो व्हाट टू डू रिगार्डिंग दैट। लेकिन आई गेस कोविड पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी कि वो स्प्रेज वगैरह करना, और जब डेंगू का एक मौसम होता है, एक टाइम होता है जब आपको पता होता है कि इन महीनों में डेंगू जो है वो ज़्यादा फैलता है, तो हमें प्रोएक्टिवली इस पे वैसे तो प्रोएक्टिवली एंड प्रीएम्प्टिवली अभी भी कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपने इलाके में कुछ होते हुए देखा नहीं है, और बहुत से इसी तरह और लोग हैं जिन्होंने कहा है जी कोई स्प्रे वाला सीन नहीं है उनके इलाकों में। बहुत से अहम मामलात में हमने बात कर ली है। एक अहम मसला जो अभी से सर उठाने लगा है, कराची में तो लिटरली अभी गर्मी चल रही है, रात को AC वगैरह चला के सो रहे हैं सारे लोग जो जिसके पास सहूलियात मौजूद है, लेकिन गैस चूल्हों से गायब हो गई है। अभी अगर ये हाल है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्या बनेगा? और इस पे हमने डिटेल में बात भी करनी है। सो लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। सर्दियां आई नहीं लेकिन गैस का बहरान सर उठाने लगा। लाहौर और पेशावर में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। आने वाले दिनों में 15 घंटों की गैस लोड शेडिंग का खदशा। बर वक्त फैसले ना होना गैस बहरान की बड़ी वजह है। जिना अस्पताल लाहौर में खवातीन डॉक्टर्स और नर्सों को नशा आवर मशरूबात पिलाकर नाजेबा वीडियोस बनाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। सिर्फ मुअत्तली काफ़ी नहीं, मुक़द्दस पेशे को ऐसे ज़हनी बीमार अफराद से पाक करना ज़रूरी है। और पाकिस्तान में 2.5 करोड़ आबादी नज़र की कमज़ोरी का शिकार। अपनी आंख से प्यार करो के पैगाम के साथ आलमी यौम बसारत आज मनाया जा रहा है। सो हम आंखों की बीमारियों और नज़र की कमजोरी से मुताल्लिक भी तफसील से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आई कैन नॉट इमेजिन, मतलब आई हैव सो मच टू से ऑन दैट, लेकिन वो थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। पहले ज़रा गैस की बहरान की बात कर लेते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली हर किसी को ही इफेक्ट कर रही है ये बात, और कर भी सकती है। मुल्क में सर्दियाँ आने से पहले ही गैस बहरान संगीन हो गया है। सनतों और CNG सार्फिन के लिए तो पहले ही गैस बंद है, मगर अब घरेलू सार्फिन को भी 15 घंटे की गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है।
है। मतलब डिस्पाइट कि आधी इंडस्ट्री को तो वैसे ही गैस बंद हुई है और येट अभी भी कमी है। लाहौर और पेशावर से गैस प्रेशर में कमी की इतलात सामने आ रही हैं और ये सब हो रहा है हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से। एक्चुअली इसका और कोई रीजन है ही नहीं, क्योंकि इतलात के मुताबिक अब तक दिसंबर और जनवरी के लिए 8 LNG जहाज़ों की सप्लाई का कोई मुआहदा नहीं हो सका। पाकिस्तान LNG लिमिटेड को LNG की सप्लाई के लिए आलमी कंपनियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। कैन यू इमेजिन? और एक भी बोली ना आई। और ये इदराक था कि मार्केट सुकड़ती जा रही है, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। दिसंबर और जनवरी में चार LNG कार्गोज की खरीदारी के लिए 11 अक्टूबर तक बोलियां तलब की गई थी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक 11 अक्टूबर मतलब है कि दे शुड हैव एक्टेड वेल बिफोर दैट। मतलब ज़राए का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड को कोई बोली मौसूल नहीं हुई। माशाअल्लाह, दिलचस्प बात यह है। थोड़ा सा पॉज देना चाहिए कि व्हाट इज रॉन्ग। हमें इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए बिकॉज़ आई एम सॉरी इस हुकूमत को। और आप करके देख लें बहस, आप करके देख लें, किसी से भी बहस, नोबडी वुड एक्सेप्ट, नोबडी वुड से कि हां जी गलती हुई है, कोताही हुई है, और ये वो कोताही है जो हुए चली जा रही है। अच्छा, एंड दे हैव सो मच टू प्रूव आल्सो। या तो होना कि मैं चिल में बैठे हूं कि हर चीज परफेक्ट जा रही है। They have so much to prove and yet इस किस्म की आप अपने जो मर्जी घोरक धंधे आदादो शुमार बताएं। मेरे घर गैस नहीं आ रही है, I don't need any proof, I don't need any explanation for you। मेरे घर, आपके घर, AYBXYZ के घर गैस नहीं आ रही है। इस किस्म की जो महंगाई पे दी जाती है ना कि जी रोटियां कम कर लें और चीनी कम कर लें, इस किस्म की गैस पे अगर बात हो तो फिर गुस्सा चढ़ने वाली बात है। अच्छा, ये सुनिए, दिलचस्प बात यह है कि वजीर आज़म इमरान खान खुद गैस बहरान के बारे में पहले से खबरदार करते आए थे और क्या वो उस वक्त कह रहे थे, जरा सुन लें। अब गैस की सर्कुलर डेट बढ़ रही है। इवेंचुअली जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोविंशियल इंटरेस्ट भी फंस जाएंगे बीच में। ये गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियाँ में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। मतलब इतनी अच्छी तरह खान साहब ने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था, कितनी देर पहले कर दिया ये था। एक साल मुझे पहले लगता है खान साहब तो बातें ये सारी कर ही देते हैं, देन ही आइडेंटिफाइज थिंग्स, लेकिन जो आगे हैं जिनको कुछ काम करना होता है, आई डोंट नो। पावर डिवीजन कह रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई मौजूद है, ये वक्त बता देगा, लेकिन अभी अगर हम अक्टूबर के मिड में पहुंचकर गैस लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी देख लेंगे, वो कौन सा कोई दूर है। अगर अभी हमारे घरों में रोटी पकाने के लिए गैस नहीं, आपको पता है ना रोटी एक टेम्परेचर खास ये उनका दावा है कि नवंबर दिसंबर के लिए मैं कह रहा हूँ आप दावे बुलंदो बांग करें, आप इश्तिहार लगा दें, चौक चौराहों पर बैनर आविजा कर दें, हमारे घर में अगर एक चीज नहीं आएगी तो फिर हम आपके उन्हीं दावों को उसी चूल्हे में डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हैरत अंगेज बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान को जब गैस बहरान का खदशा नजर आ रहा था तो वजारत तवानाई ने उनकी बातों पर कान क्यों नहीं धरा। अब फैसला हुआ है कि फर्नेस ऑयल दरामद करके जरूरत पूरी की जाएगी। और बाय द वे LNG इतनी महंगी हो गई है कि उससे जो बिजली अपेरेंटली पैदा होगी ना वो फर्नेस ऑयल से भी ज्यादा है। सो ज्यादा लागत आएगी सर्टनली, जिसका बोझ महंगाई की मारी आवाम पर पड़ेगा। सो इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पेशावर से हमें अपडेट कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो बताएंगे कि पेशावर में सारफीन को और पर्टिकुलरली घरेलू सारफीन को, अभी इंडस्ट्री की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्या डिफिकल्टीज हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, मौसम सरमा करीब आते ही पेशावर में गैस लोड शेडिंग ने सर उठा लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों कुहाट रोड, पचेगी रोड, दिलाजाक रोड में गैस लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और खुसूसन ख़वातीन को खाना बनाने में काफ़ी जतन का सामना है। कोई लकड़ियाँ जलाकर गैस की ज़रूरत को पूरा कर रहे तो कोई रही कहीं बचत को LPG गैस सिलेंडर पर खर्च कर देता है। दिन भर गैस गायब रहती है और अगर कुछ वक्त के लिए आ भी जाती है तो प्रेशर इंतहाई कम रहता है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश की वजह से बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूलों को रवाना हो जाते हैं। शहरी परेशान है और उनका यही कहना है कि अभी सर्दी मुकम्मल तौर पर आई नहीं, गैस का ये हाल है। सर्दी की आमद के साथ गैस की क्या सूरत हाल होगी जी। ये इतनी अफसोस की बात है क्योंकि हमारी जो बेसिक चीज़ है ना खाने की, रोटी, वो अगर आपका कम प्रेशर हो गैस का, कम चूल्हा हो तो वो उस पर पक ही नहीं सकती। तो फिर लिहाजा उसके बाद एक शोला भी है, को पायलट ऑन करने वाली, ऐसा करें वो भी ले लेंगे गैस, फिर ना दे, फायदा क्या है। मतलब बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर है इलेक्ट्रिक, बाकी दुनिया में तो इलेक्ट्रिक चूल्हे भी होते हैं ना। लाहौर की भी अपडेट हमने लेनी है कि लाहौर में क्या हो रहा है और अपडेट हमें कर रहे हैं जवाद मलिक। ओवर टू यू जवाद।
जी मौसम बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि लाहौर के बाद इलाकों में अभी से गैस प्रेशर में कमी शुरू हो गई है, लेकिन आने वाले दिन हम देख रहे हैं कि खासे सख्त तरीन होंगे। सर्दियों में गैस का बहरान अपनी पूरी शिद्दत से सर उठाएगा। जो अभी तक आदाद-ओ-शुमार मिले हैं वजारत पेट्रोलियम की तरफ से, उस पर यह वाज़े कर दिया गया है कि जो घरों में गैस इस सर्दियों में होगी वो कम होगी, शेड्यूल के मुताबिक होगी। 3-3 घंटे, यानी सुबह के वक्त 3 घंटे गैस मिलेगी, दोपहर को 3 घंटे और फिर रात को खाने के वक्त 3 घंटे गैस मिलेगी और 15 घंटे की लोड शेडिंग का इम्कान है। इस हवाले से ये बताया जा रहा है, ज़राए का कहना है कि चूँकि RLNG के जो बाहर महंगी हो चुकी है दरामदी गैस, और वो दरामदी गैस को यहाँ लाकर मिक्स किया जाता है, तो उसके बाद ही सर्दियों में गैस के बहरान पर कुछ काबू पाया जाता है। लेकिन इस बार बहरान ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा और इस शॉर्टफॉल को महंगी LNG से पूरा नहीं किया जा सकता। ना हुकूमत इस बार कुछ सब्सिडी ज़्यादा देने के मूड में है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसके लिए सार्फिन को अभी से तैयार रहना होगा। हमें लग रहा है कि LPG की डिमांड बढ़ेगी, कोयले की, लकड़ियों की, तो इस हवाले से सार्फिन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, पावर है, उसको गैस नहीं मिलेगी। सिर्फ जो बरामदी टेक्सटाइल सेक्टर है ज़ीरो रेटेड, उसको गैस मिलने का इम्कान है। लेकिन अभी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर शेड्यूल सामने नहीं आया। सुईदादो गैस हुकाम से जब हमारी बात हुई बहरान के हवाले से, उनका यही कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि घरों को हमारी जो अवलीन तरजीह होगी और फिर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होगी उसको गैस देंगे। बाकी जो इंडस्ट्री है, जनरल इंडस्ट्री है, उसको हम गैस देने का वादा नहीं कर सकते। ये सारी सूरत हाल है जनाब। इंडस्ट्री को गैस देने का वादा नहीं कर सकता है, घरेलू सार्फिन ऑलरेडी मुश्किल में है। मैं वैसे लिटरली मैं ऑल्टरनेटिव अपने जहन में अभी से बनाने के लिए तैयार कर रहा था प्लान कि क्या किया जाएगा। प्रॉब्ली बट सिलेंडर घर में लाते हुए डर लगता है। ऑल्दो माय फैमिली मेंबर्स इन लाहौर हैव सिलेंडर्स। चूल्हा पकाना तो एक तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारे पास उतनी ठंड नहीं होती कि हमें हीटर चलाने की ज़रूरत पड़े। मतलब जब हम भी पंजाब में रहते रहे हैं, लाहौर में रहते रहे हैं, इस्लामाबाद में रहते रहे हैं, चूल्हा जितना रोटी पकाना जितना जरूरी है उतना ही घर को गर्म रखना भी जरूरी है। यू कैन नॉट सर्वाइव दैट विंटर विदाउट हैविंग अ हीटर इन योर हाउस। पिछली सर्दियां मैं लाहौर में थी और घर के अंदर हमने इस तरह कोट्स और जैकेट्स पहनी हुई थी, घर के अंदर बैठे हुए। अभी तो बाहर की बात ही नहीं है और बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इस साल भी यही होने वाला है। अच्छा जी, सदाकत अली अब्बासी रहनुमा PTI हमें ज्वाइन कर चुके हैं और यही बातें ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस हवाले से। अब्बासी साहब, इंडस्ट्री को गैस बंद हो रही है, CNG सेक्टर को मिलने वाली नहीं है, LNG आ नहीं सकी और सर्दियों में 15 घंटे लोड शेडिंग की खबरें भी गर्म है। यही चीज़ है जो गर्म है, बाकी हर चीज़ सर्दी सर्दी है। तो क्या हुकूमत अब भी नहीं मानेगी कि गैस का बहरान है? जी बिल्कुल, हुकूमत को इसके मानने में कोई एतराज़ नहीं है कि गैस का बहरान है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की अंदरूनी गैस है उसके ज़खायर बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं और हर साल एक तखमीने के मुताबिक 200 MMBTU जो है वो गैस की प्रोडक्शन कम हो रही है और साथ साथ सार्फिन बढ़ रहे हैं। 28% पाकिस्तानियों को गैस मिल रही है, लेकिन वो भी इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ भी बढ़ रहा है, आपका जो CNG सेक्टर है उसका भी यूज़ बढ़ रहा है। तो ये अरसा पिछले 5-6 सालों से गैस का बहरान था, लेकिन वो अब संगीन हो गया और इस वक्त जो है उसका एक और भी मसला है कि पूरी दुनिया में इस वक्त गैस का और बिजली का बहरान आया और उसकी वजह वो वबा थी कोरोना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक वेव आई है और इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक में भी एनर्जी का बड़ा क्राइसिस है। तो हुकूमत को ये चीज़ मानने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों को भी समझना है कि ये जो मसला है ये कोई इस हुकूमत का पैदा करदा भी नहीं है और शायद इसका 1-1.5 साल तक जब तक नई लाइनें ना बिछ जाएं इसका कोई बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन या बदकिस्मती से आने वाले वक्तों में ये मुश्किल रहेगी। खासकर ये जो आइडेंटिफाई किया है कि मसला 5 साल से था, तो अभी भी आप 1.5 साल के लिए इंतजार का ना कहते, पहले ही काम शुरू कर दिया जाता अब्बासी साहब, तो शायद ये मसले का सामना ना करना पड़ता। अब हुकूमत ने टेंडर्स किए लेकिन LNG भी नहीं मिल सकी है, बताया जा रहा है किसी ने बिड तक नहीं की, बैनुल अक़वामी तौर पर शॉर्टेज भी है सर्टनली। तो फिर साबित हुआ कि लॉन्ग टर्म मुआहदे ही बेहतर थे या स्पॉट खरीदारी में सर्टनली रिस्क तो है। इस हवाले से क्या डिटर्मिन किया गया? जी बिल्कुल, हुकूमत ने टेंडर दिया और टेंडर कोई लेना नहीं चाह रहा। इसका मतलब है कोई भी जो गैस का बेचने वाला है वो उसको इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी कीमतें हैं उसको यकीन नहीं है कि बैनुल अक़वामी कीमतें आज अगर एक रेट है तो कल उसका दुगना भी हो सकता है, इसलिए कोई भी सप्लाई रिस्क नहीं ले रहा। और इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये गैस का क्राइसिस है और ख़ासकर जो यूरोपियन मुल्क हैं
उनमें भी ये आने वाली सर्दियां जो है ये बड़ी मुश्किल होगी। और एक तो ये इसकी शॉर्टेज भी है, दूसरा बहुत ज़्यादा एनर्जी महंगी भी है। और सवाल का जो दूसरा है क्या लॉन्ग टर्म मुआहदे अच्छे हैं? बिल्कुल लॉन्ग टर्म मुआहदे अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म का मुआहदा 13.3% ब्रेंट पे हो और पीटीआई की गवर्नमेंट आके 10.2 पे करे और तकरीबन 3% उस कीमत का बचाए और वो पुराना मुआहदा 3% ज्यादा महंगा हो तो उस पर तनकीद बनती है। आज जो हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मुआहदे किए और सस्ते मुआहदे किए उसकी वजह से हमारा बहुत सारा पैसा बच रहा है। और जो अभी अच्छा जी ठीक है अब्बासी साहब, जी अब्बासी साहब ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत का एक प्लान ये भी सामने आया है कि डोमेस्टिक सार्फिन को ऑब्वियसली हाउस होल्ड के लिए तो उनको हांडी चूल्हे के लिए तो चाहिए गैस, तो गैस की जगह मुतबादिल ज़राई यानी बिजली वगैरह पर ले जाया जाए। बड़ा अच्छा आइडिया, वेरी नाइस, लेकिन अगर ऐसा ही करना है तो बिजली को तो ज़रा सस्ता कर दे। तो ये बड़ा बहुत ही कि आप बात कर रहे हैं वहाँ पे बिजली ही हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप कंपैरिजन दे रहे हैं तो पूरा कंप्लीट कंपैरिजन दें। तो इसकी कोई हिकमत अमली मौजूद है? इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि सस्ती कर दी जाए बिजली और फिर लोगों को कहें भाई बिजली अब यूज़ करो, गैस तो है नहीं? सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल कम हो जाता है, पंखा और एसी नहीं चलता, इस वजह से बिजली बचत हो रही है। और हुकूमत ये प्लान बना रही है कि बिजली को सर्दियों में मुतबादिल के तौर पे दिया जाए। और उसमें ये चीज़ इस वक्त सोची जा रही है कि बिजली में सर्दियों में अगर कोई ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा तो वो ज़्यादा बिजली उसको सस्ती मिलेगी, ताकि जो इस वक्त बिजली का जो उसका जो सर्कुलर एक डेट है, जो गर्दिशी कर्ज है, वो भी कम हो। और बिजली जो हमने हमारी माजी की हुकूमतों ने जो कैपेसिटी पे मुआहदे किए और हमें पेमेंट करना पड़ती है, चाहे बिजली हमारे सार्फिन इस्तेमाल करे कि ना करे, उसका भी लोड कम से कम हो। तो मशवरा बिल्कुल हुकूमत कंसिडर कर रही है कि सर्दियों में बिजली को मुतबादिल जो है एनर्जी के तौर पे किया जाए और उसके लिए उसको मराद दी जाए, सस्ती दी जाए, ताकि बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। चलें जी, थैंक यू सो मच सदाकत अली अब्बासी साहब। ऐसे गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि अगर आप पे रहते तो बिजली भी ना होती है, अगर उस वक्त आप होते तो। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? वो कह रहे हैं कोशिश करेंगे। टॉर्चरस साल गुजारे हम सब लोगों ने, पूरे पाकिस्तान ने, बिजली होती ही नहीं थी। 1 घंटा कराची में तो उतना बहरान का नहीं पता लोगों को, लेकिन बाकी मुल्क की सूरत हाल देखते हैं ज़रा। लाहौर जैसे बड़े, दूसरा बड़ा शहर लाहौर ही है ना, 24 घंटे में से 12-18 घंटे बिजली नहीं होती थी। अच्छा जी, चलें, ये बात तो एटलीस्ट होगी कि हम रोज़ ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस ये इश्यूज जो हैं इन पे बात ज़रूर करेंगे जब तक कोई हल नहीं निकलता। और साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक भी ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और खबर यह है कि जी स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम 15 घंटे बाद आखिरकार नाकाम वापस लौट आई। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, नैब की टीम को आगा सिराज और उनके लवाहिकीन ने घर में दाखिल नहीं होने दिया। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने आगा सिराज की दरख्वास्त जमानत कल मुस्तरद कर दी। ये वाला कॉन्फिडेंस दरकार है चाहिए बिल्कुल जिंदगी में। तो ये हम एक्चुअली पता भी करेंगे कि उधर कमर अली मस्तोई हमारे साथ है। अच्छा, अब कमर, उनके अहले खाना का, पर्टिकुलरली उनके बेटे का कहना है कि भाई इनके पास तो सर्च वारंट ही नहीं है, टीम के पास 61 करोड़ रुपए का बाय द वे डिफरेंस आ रहा है आमदन असासों में। सो सर्च वारंट है नहीं है, क्या बताया गया है? देखिए जी, इस हवाले से तो नैब की टीम की जानब से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया, लेकिन उनके बेटे का यही शर्त थी कि सर्च वारंट के साथ और लेडी सर्चर हो, उसके बाद ही घर में जो है वो नैब की टीम को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। नैब की टीम 15 घंटे यहाँ पर मौजूद रही, पूरी रात हम यहाँ नैब की टीम के साथ मौजूद थे। लेडी सर्चर तो उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने दोबारा जो है वो घर में दाखिल होने की कमर। अच्छा कमर, आपकी आवाज़ जो है वो अपेरेंटली क्लियर नहीं आ रही, तो थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। वी आर जस्ट ट्राइंग एज वी स्पीक। लेकिन कमर की जितनी मुझे समझ आई है यही था कि कोई लेडी उस टीम में नहीं थी। नहीं, लेडी सर्चर थी, लेडी सर्चर थी। ये डिमांड थी कि लेडी सर्चर थी, वारंट नहीं दिखाया उन्होंने। फुटनोट, आई एम सॉरी, हाउ कैन यू सर्च विदाउट अ वारंट?
अच्छा, और उसके बाद अपेरेंटली उसके बाद ये भी आपको बता दें कि उन्होंने ठीक है उनको नहीं आने दे रहे, उसके बाद आप टीम होती है ना, आप किसी की मदद लेते हैं, किसी कानून नाफिज करने वाले, या तो आप पुलिस की मदद लें या आप रेंजर्स की मदद लें, उसके बाद दोबारा छापा मारे, सो वो वहाँ पे 15 घंटे बैठ के आ गए। अच्छा, ये तो फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट भी लग रहा है कि मतलब आप इतने इल प्रिपेयर्ड अगर पहुंचे हैं एक सर्च वारंट इतनी बड़ी हस्ती के कार के बाहर, तो फिर देन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। चलें, इसके बारे में हम अब बाद में दोबारा बात करेंगे व्हेन वी गेट कनेक्टेड टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट। वर्ल्ड साइट डे की हम बात करेंगे, यानी कुव्वते बीनाई का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और एक वैसे ही मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, जब व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप ना, पर्टिकुलरली व्हेन दे आर इन देयर टीनेजर्स, तो ये चश्मे, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस पहनना बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है एज, हाँ मुझे तो करता था एटलीस्ट, कि भाई मुझे बड़े सोबर और बड़े पढ़े लिखे लगते थे। और इसी चक्कर में मेरी अपनी नज़र ख़राब हो गई, क्योंकि यू नो बस मैं शौक पे दूसरों के चश्मे पहन लेता था। मतलब मजाक में एक सेकंड के लिए, या पहन के नहीं, पहन के आधे घंटे, एक घंटा पहन के फिर रहे हैं, यानी देयर आर अदर इश्यूज एज वेल, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज आप अगर सुन रहे हैं हमें, तो वो गलतियां ना दोहराइए जो हमने कर ली हैं और हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसारत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद आंखों से जुड़े मसाइल से आवाम को आगाही फराहम करना है। दीगर बीमारियों पर हम तवज्जो देते हैं, लेकिन नज़र के मसले को अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। नाजुक तरीन, और कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप एक लम्हे के लिए अपनी आंखों पे हाथ रख के सोचें, खुदा न खास्ता आपकी दुनिया कभी बेरंग हो। लेकिन जैसे कि हम इतना इग्नोर करते हैं अपनी नज़र के इश्यूज को कि हमें उसकी वजह से सर में दर्द और हज़ार चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन समहाउ उस पर तवज्जो नहीं जाती कि ये क्यों है। क्योंकि अक्सर जब आप यू एंड अप टू द डॉक्टर कुछ ऐसी पेन्स और एक्स और हेडेक्स वगैरह की वजह से, तो सबसे पहले डॉक्टर्स भी आपसे ये पूछते हैं कि नज़र आप चेक करवा लें। तो हाउ इम्पोर्टेंट और इस सिलसिले में हुआ LRBT की जो खिदमात हैं वो काबिल सताइश हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनको जितना डिस्कस किया जाए, जितना प्रोजेक्ट किया जाए कम है, जितनी आप लोग उनकी मदद करें कम है। डॉक्टर उमर हसन हमारे साथ हैं, हेड ऑफ एक्सटर्नल आई डिजीज़ हैं LRBT। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के इस अहम दिन पर क्या स्टैट्स बताते हैं? क्या ये लोगों की बीनाई का या आँखों की बीमारियों का मसला बढ़ रहा है, कम हो रहा है? क्या इस वक्त सूरत हाल है? थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। बिल्कुल, जैसा आपने स्टार्ट में कहा कि वर्ल्ड साइट डे मनाने का मकसद ही ये है। ये तो बेसिकली WHO के इश्तराक से एवरी सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन इसमें इसकी मकसद यही है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें लोगों को कि आँखें, जैसे आपने कहा कि आँखें, बीनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर अ सेकंड अगर आप आँख बंद करें तो आपको पता चले कि दुनिया बहुत ज़्यादा आप देखने के काबिल नहीं रहेंगे। तो वर्ल्ड साइट डे का मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। और यही चीज़ है कि जो हमारी थोड़ी सी हैबिट्स गलत हैं, जो हम बचपन में चश्मा लगा लेते हैं और ये मतलब किसी और का चश्मा लगा के इस्तेमाल करते हैं, इससे डेफिनेटली मुश्किल होती हैं चीज़ों को। अच्छा, तो देखा होगा अब ये करते हैं बच्चे, ये मैं अकेला नहीं था, आप मुझे वन ऑफ द ओनली वंस आई नो। बट डॉक्टर साहब, आप ज़रूर ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिगार्डिंग आइज़ हमारे पास क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव ब्लाइंडनेस हमारे पास कैटरेक्ट, जिसको हम आम ज़बान में सफ़ेद मोतिया कहलाता है। एडल्ट में ये होता है। बच्चों में मोस्ट कॉमनली रिफ्रैक्टिव एरर, यानी चश्मे का नंबर होता है जो कि बहुत ही कॉमनली अननोटिस चला जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? आज के दिन पे हम यही आगाही फैलाएं कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एनुअल चेकअप या 6 मंथली आप चेकअप अपना ज़रूर आंखों का करवाया करें, चाहे कोई कंप्लेन हो या ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम उस वक्त डॉक्टर के पास यूजुअली लैंड एट दैट टाइम जब बहुत सारे मामलात और बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं। अच्छा, ये तो हम कराएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें बताइए, बिकॉज डायनामिक्स आर डिफरेंट। हम अपने ज़माने में वी वर ग्रोइंग अप, देयर वर नो स्क्रीन्स एंड एवरीथिंग। अब बच्चे सारा दिन स्क्रीनों के सामने बैठे हैं, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, टैब्स हो। क्या इस हवाले से माँ बाप को प्रिकॉशन करनी चाहिए? वैसे आई एम श्योर सारे मैं तो कम से कम इतना कोई सक्सेसफुल नहीं हो सका बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने में। इट्स अ चैलेंज एंड अ हाफ, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं हम लोग? मशवरा क्या है? देखिए, थोड़ी सी हमें ज़ाहिर ग्रोइंग वर्ल्ड है तो आप इसमें बच्चों को गैजेट्स यूज़ करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो ये कि थोड़ा सा इसको स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं। किस तरीके से? एक हम रूल अपनाते हैं यूजली, जिसको हम कहते हैं 20-20-20 रूल। यानी अगर आपका स्क्रीन टाइम 20 मिनट्स है तो फिर आप 20 सेकंड्स का ब्रेक लीजिए। उस 20 सेकंड्स में आप थोड़ा सा 20 फीट फार अवे देखिए,
तो उससे थोड़ा सा होता है कि मसल्स, जो आंखों के मसल्स हैं, थोड़े से रिलैक्स होते हैं एंड दे विल बी एबल टू वर्क अगेन। पहली चीज़। एक चीज़ और जो मैं अपने थोड़े इदारे के हवाले से बताना चाहूँगा, LRBT में हम वी आर फुली इक्विप्ड। हमारे लास्ट वीक हमने वी हैव क्रॉस्ड 48 मिलियन पेशेंट्स, जिनको हमने अब तक सिंस जब से हम LRBT बना है 1985 में हम ट्रीट कर चुके हैं। तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर LRBT आके एक अपना एक थॉरो चेकअप करवा लीजिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम एड्रेस कर सकें। यूजुअली मैंने जैसे आपको बताया, बच्चों में रिफ्लेक्टिव एरर होता है जो कि अननोटिस चला जाता है, तो आप एक बार उसको अगर एड्रेस कर लेंगे तो फिर 6 मंथली एनुअल चेकअप कराना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा आपने बात की है, जिसको हम बार बार एक्चुअली कहते तो रहते हैं अपने व्यूअर्स को, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंड कराएं कि ये जस्ट इमेजिन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड जिसमें सब अंधेरा हो, और ख़ास तौर पे उस इंसान के लिए जो कि रोशनियों को, रंगों को जानता हो, उसके बाद चीज़ ख़त्म होना तो और भी ज़्यादा ट्रेजिक है। और ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, ये सारी चीज़ जो है ये प्रिवेंटेबल है। तो प्लीज़ अपने वैसे जो आपका एनुअल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप, उसमें अपनी आँखों को ज़रूर डालें। डॉक्टर उमर हसन, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस, एंड दिस इज़ बाय द वे अ ग्रेट वे जहाँ लोग अपनी मदद भी कर सकते हैं। LRBT इज़ द प्लेस। And then you can donate your eyes as well. हाँ, वो एक और बिल्कुल सिलसिला है। इनफैक्ट वो भी ऐसी चीज़ है जिस पे हम एक दिन ज़रा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज लोग ज़रा खौफज़दा ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, आगा सिराज साहब जो हैं वो पकड़ाई नहीं दे रहे। कमर अली मस्तोई बताइएगा, ये कितनी देर ये कोशिश होती रही है? नैप्टी मतलब है ठीक है, उनके घर चली गई, घर में आने दे रहे, वो 15 घंटे बैठे रहे घर के बाहर के, चले 6 घंटे बाद आने देंगे, पे भी नहीं आए वो 6 घंटे बाद आने के इंतजार में बैठे रहे, क्या होता रहा? जी बिल्कुल, रात भर तो दोबारा जो है वो कोशिश नहीं की गई। नैब की टीम जो है वो आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर मौजूद थी। दोनों जो गेट्स हैं उसके बाहर नैब की टीम से मौजूद थी, लेडी सर्चर्स भी थी रात में, लेकिन दोबारा जो है वो घर में दाखिल होने की तलाशी के लिए जो है वो कोशिश नहीं की गई। साथ साथ रात भर जो है आगा सिराज दुरानी के सपोर्टर भी जो है वो मौजूद थे। इब्तदाई तौर पर भी उनके सपोर्टर्स ने और जो उनके निजी सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उन्हें रोका था, जिस पर जो है वो नैब की टीम घर में दाखिल नहीं हो सकी थी घर की तलाशी के लिए। उन्हें ये लास्ट लोकेशन यहाँ की मिली थी, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन जिस तरह वो खालियात आए थे, सुबह सवेरे ही वो जो है वो 15 घंटे बाद वारंट दिखाया था उन्होंने, आप लोगों को, मीडिया को दिखाया, सर्च वारंट है? देखिए जी, इन 15 घंटों के दौरान जो है सर्च वारंट तो उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन जैसा कि आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई थी, तो उन्हें जो है ऑर्डर थे उनकी गिरफ्तारी के, तो गिरफ्तार करने का हाईकमान के ऑर्डर्स पर जो है वो नैब की टीम, तो वो है का कुछ इत्तलात हैं आपके? आगा साहब किधर हैं? वो इसी घर में हैं, कहीं और हैं? वेयर इज ही? नहीं, देखें जी, अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन नैब की टीम का कहना था कि उन्हें लास्ट लोकेशन यहाँ की मिली थी, जिस पर वो उनकी गिरफ्तारी के लिए उनकी टीमें यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्पीकिंग टू अस, और आपने हमें अपडेट किया है। तो बेसिकली मुझे इसमें इतना लेकिन मुझे एक बहुत ही लैक ऑफ इंटरेस्ट नजर आया फ्रॉम द अथॉरिटीज दैट एक्चुअली वेंट विद फॉर द सर्च, और जो भी उनको नैप करना था या अरेस्ट करना था, मतलब इतना लैक ऑफ इंटरेस्ट कि आप चीज़ें भी साथ नहीं लेके गए, या फिर आप 15 घंटे वहाँ मतलब लूडो खेलते रहे हैं कि आपने वो काम नहीं किया। एंड टू ऑल द सपोर्टर्स जो आगा साहब के घर के बाहर थे, आपको पता है कि 61 करोड़ का डिफरेंस है, मतलब डू दे इवन नो द स्टोरी? काम हमारे पास बहुत बातें करने के लिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, आपको बताएं कि शुमाली कोरिया के लीडर किम योंग उन, अब्दुल्ला इनका नाम है, किम योंग उन, ठीक है, वो जानी मानी शख्सियत तो हैं ही। दारुल हुकूमत प्योंगयांग में फौजी नुमाइश के दौरान अपने फौजी जवानों की स्किल्स पर अश कर उठे, मतलब ही वेंट क्रेजी ओवर इट। मैं वैसे इनका लॉस ऑफ वेट देखकर भी मैं हैरान हो गया हूं। सोशल मीडिया पर वीडियोस जो है वो वायरल हो गई हैं। इन्होंने वैसे उनको भी दिखाएं जरा, इन्होंने पेंडेमिक के दौरान बहाना नहीं बनाया कोई कि भाई आप आउट ऑफ शेप हो जाएं। ही लॉस्ट सो मच वेट। लुक एट दैट, यस ही डिड, या
he did. He was like really fat by the way. वैसे आपको पता है ना, कोरिया आजकल बहुत बात हो रही है दुनिया में. हम तो अभी शुमाली कोरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जनूबी कोरिया की एक सीरीज स्क्विड गेम्स, नेटफ्लिक्स का दावा है कि जनाब सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज ऑलमोस्ट बनने वाली है, बन गई है. फिर के पॉप कल्चर का एक अलग ही सीन है. और स्क्विड गेम के बाद तो वो बहुत ही बात लोग कोरियन सीखने वाले अफराद की तादाद में बेपनाह इजाफा भी हो रहा है. वैसे मुझे बहुत शौक है टू विजिट दिस कंट्री बिकॉज बड़ा टैलेंट है एंड देयर कल्चर एंड एवरीथिंग इज सो डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स. और इस तरह यूरोपियन अमेरिकन बाकी हम सारे देख चुके हैं, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट बॉल. You know, this is how culture and these movies and these television dramas play an important role to highlight a particular country on the world map. आप वो देख लीजिए अर्तुगरुल के बाद किस तरह लोग जोक तर जोक टर्की गए, लोगों ने वो तमाम साइट्स देखी, विजिट की, टूरिज्म को किस तरह फरोग मिला. अब ये स्क्विड गेम देख लीजिए. अच्छा, पूरी दुनिया से पीपल आर ट्राइंग टू लर्न कोरियन एंड विजिट कोरिया. अच्छा, तुम वैसे बाय द वे आई स्टार्टेड, लेकिन आई स्टिल हैव टू वॉच इट. मैंने नहीं देखी अभी तक, लेकिन अपेरेंटली 111 मिलियन लोगों ने ये देखी है स्क्विड गेम्स. इन हाउ मेनी डेज? 28 दिनों में 111, लेस देन अ मंथ. और कोरियन ज़बान भी ऑब्वियसली सीख ही रहे हैं. सो दिस इज़ अमेजिंग. मतलब इस तरह होता है कि आप दुनिया को अपनी तरफ माइल करें बाय गिविंग देम समथिंग कि वो दे कैन नॉट गेट ओवर इट. तो कोरियन पॉप एंड दैट्स हाउ दीस, दैट्स व्हाई दीस थिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट. दे आर सो, वो बिल्कुल आपकी तरफ जैसे मैग्नेट की तरह होता है ना, कि वो आपकी तरफ आ जाएं, दे कांट मूव. अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और बड़ी एक अजीब सी मायूब सी बात और कर रहे हैं अभी हम. बड़ी नॉजिएटिंग सी ये बात है कि जिन्ना अस्पताल लाहौर में खवातीन डॉक्टरों नर्सों की नाजेबा वीडियो बनाने में मुलव्वस बिल आखिर डॉक्टर पकड़ लिया गया है. मुलजिम खवातीन डॉक्टरों नर्सेस को नशावर नहीं, लेकिन वो डॉक्टर जो पकड़ा है वो डॉक्टर ही है. नशावर अपेरेंटली नशावर मशरूब पिलाकर वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था. खातून डॉक्टर ने शिकायत की, जिस पर FIA साइबर क्राइम विंग हरकत में आई और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुलजिम के कब्जे से मिलने वाले 2 मोबाइल फोन्स में नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स की दर्जनों नाजेबा वीडियोस. अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदनान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं. अदनान, ये बताइएगा हमें कि जिन्ना अस्पताल से जो डॉक्टर पकड़ा गया है, पहले तो ये बता दें कि ये पता कैसे चला था कि वो ऐसा काम कर रहा है, और फिर पुलिस कैसे पहुंची उस तक? जी, पहले तो मैं डॉक्टर के बारे में बता दूं. डॉक्टर का नाम अब्दुल्ला हारिस है और सियालकोट से इसका ताल्लुक़ है, और ये पोस्ट ग्रेजुएट है. ये प्रॉपर जो है वो डॉक्टर नहीं है. ये रशियन स्टेट से पढ़ के आया था और यहाँ पर जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रहा था. चूँकि इन्हें फिर काम करने के बाद फिर इन्हें जाके टेस्ट देना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि उन्होंने ऑन जॉब ट्रेनिंग किस हॉस्पिटल में की. तो ये जिन्ना हॉस्पिटल में पोस्टेड था और नाइट ड्यूटी पर होता था अक्सर, और वहाँ पे इसने कई लेडी डॉक्टर्स को और जो स्टाफ नर्सेज जिनकी रात की ड्यूटी होती थी, उन्हें नशावर मशरूबात पिलाकर तो उनकी बरहना तस्वीर उतार लेता था, वीडियोस बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था. इसकी अच्छा, इस ब्लैकमेलिंग पर पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला इसका जारी रहा. इस तरह का आदमी एक बड़े अस्पताल में ये जॉब कर रहा है, इस इदारे में कैसे पहुंचा? कोई छानबीन नहीं होती, कोई इंक्वायरी हुई या होगी? पोस्ट ग्रेजुएट था जो रशियन स्टेट से पढ़ के आया था, और इन्हें 2 साल के लिए यहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में पेड जो है वो OJT करनी होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग. तो ये इसकी जो नंबर इसने लिए थे उनके मुताबिक या सिफारिश से जिन्ना हॉस्पिटल में आ गया था. अब जिन्ना हॉस्पिटल वालों ने इसे मुअत्तल कर दिया, हालांकि वो मुअत्तल तो कर नहीं सकते क्योंकि ये उनका परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था. उसे वो वहाँ से हटा सकते थे, डिसमिस कर सकते थे, लेकिन FIA के पास चूँकि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आ गए हैं, लिहाजा अब FIA इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है और उसे आज अदालत में भी पेश किया गया था. तो अदालत में पेश करके उसको 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है. ताहम जो FIA साइबर क्राइम विंग ने जो डाटा, बहुत शुक्रिया अदनान मलिक, बहुत शुक्रिया फॉर द डिटेल्स. आई हैव सो मच टू से बट आई शुडंट ऑन TV. ब्रेक के बाद मिलते हैं. So we will be talking about these scenario matches apparently. Are you sure it was scenario? कुछ और तो नहीं? पता नहीं क्या पढ़ना. एक सिचुएशन दी जाती है, उसके बाद सिनेरियो बनाया जाता है और उस पे आप मैच खेलते हैं. ये भी अभी मेरे कान में बताया गया. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर सीरियस राइट नाउ. अच्छा, आई रेड इट, बट आप सोचे कि मैं दूसरी दफा भी सिनेरियो को उर्दू में पढ़ते हुए फंस गया.
क्योंकि उर्दू जब अंग्रेजी में लिखी हो ना तो अंग्रेजी जब उर्दू में लिखी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। स्क्विड गेम वाला हाल हुआ होता है। अच्छा, वी हैव अ गेस्ट वेटिंग फॉर अस। आपको जी बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत होने वाले मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट की सेनेट में भी गूंज सुनाई दी गई है और सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत ने एंट्री टेस्ट दोबारा लेने की सिफारिश कर दी है। पहले टेस्ट लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की हिदायत भी दे दी है। और ये कैसे होगा वैसे? इतनी धूमें थी कि जी वो परफेक्ट काम कर रही है, वो खासतौर पे जो कंपनी है। आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। कमेटी अरकान ने तलबा का वक्त और पैसा बर्बाद होने पर सख्त गुस्से का इजहार किया है और पीएमसी की वजाहतों और हुकूमत की नई पॉलिसी के ऐलान के बावजूद स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके। पीएमसी अब तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि इसका तरीक़ेकार जो है वो बिल्कुल ठीक है और सेनेट की कायमा कमेटी का मुतालबा पीएमसी के खिलाफ बड़ी चार्ज शीट है। अब अगर टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा मान भी लिया जाए तो ये सारी प्रैक्टिस दोहराने में स्टूडेंट्स का मजीद कितना वक्त जाएगा और फिर पैसा जाएगा। प्रैक्टिस करनी थी, आप 100 बिस्मिल्लाह आप करते, लेकिन आप एक साथ ही इतने अकले कुल ना हो जाया करें बराए मेहरबानी कि हम आनन फानन आन की आन रातों रात ये सारा सिस्टम ऑटोमेट कर देंगे। वी हैव इशूज़। आपने ट्राई भी नहीं किया। आपने जिस कंपनी को माशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट मिला वो जो है उसके तो वारे नहीं आ रहे होगी। नहीं, वो इश्तिहार देने के बाद तो रजिस्टर हुई थी। सोचें आप कि क्या हुआ होगा फिर और किस किस का फ़ायदा हुआ होगा। खैर, सेनेटर सना जमाली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सना जमाली साहिबा। MD कैट का इम्तिहान हर जगह पर सवाल उठता रहा, हम सवाल उठाते रहे, बच्चे प्रोटेस्ट कर कर दीवाने हो गए, लेकिन सेनेट की कायमा कमेटी ही अगर ये इम्तिहान दोबारा कराने का मुतालबा कर रही है तो बड़ी बात है। आपके सामने क्या ऐसे हक़ाइक़ आए कि बात यहाँ तक फिर चली गई? एक तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेबस नहीं थी। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ज़िला झलमक्सी और नसीराबाद का बच्चा इस्लामाबाद के एग्ज़ाम से compete करे। दूसरी बात कि एक दिन में एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हुआ। जनरली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हों, चाहे CIA के हों, चाहे O लेवल्स के हों, चाहे अपने ACC के हों, सब एक ही दिन कंडक्ट होते हैं। मोस्टली जो उनका टाइम फ्रेम होता है एक ही कंट्री में। तो ये मसला। तीसरा जो मैटर था हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी। पाकिस्तान में बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे 4G सर्विस काम करती है, जहाँ पे 3G सर्विस है, कहाँ पे इंटरनेट ही बिल्कुल स्लो है। तो इन एस्पेक्ट्स को रख के हमारी कायमा कमेटी ने ये डिसीजन लिया है और रिकमेंडेशंस अपनी दी की ज़रूरत सिर्फ स्टार्ट और एंड करने के लिए होती है। मतलब उनके पास एक्चुअली हर चीज़ का जो है ना जवाब मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और हुकूमत जिस तरह इन इम्तिहानात का दिफा कर रही है, जो कि हमें बड़ा स्ट्रेंज लगा है, फिर क्यों आपने इतना इसको डिफेंड करें? हालांकि पहली बार चीज़ आ रही है तो देख लें, अगर कोई गलतियाँ हो यू डोंट हैव टू ओन इट लाइक दैट। मुश्किल ही है कि कमेटी की बात मानी जाए, तो फिर क्या रास्ता रह जाता है? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे या क्या सोचा है कि क्या करना क्या है? जी, हमारे सेनेटर्स पहले भी उठाते हुए हैं आवाज़ और अब भी उठाया है। इसी तरह जैसे हमारे किर्गिस्तान में 6000 बच्चे थे, उनका इशू हो गया था। उस वक्त भी सेनेटर्स की जो टीम थी वो किर्गिस्तान पिछले साल दिसंबर में विज़िट करने गई थी कि ये मैटर क्या है। अभी इसी तरह भी ये उठाते रहेंगे और सेनेट कायमा कमेटी वाहिद फोरम है जहाँ पे हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को शेयर कर सकते हैं और आगे हमारे मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, उनको हम रेकमेंड कर सकते हैं कि टू हैव अ बेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वी कैन हैव अ बेटर सोल्यूशन। ये बताइएगा मैम कि दूसरी तरफ ये सूरत है कि आपकी बात मान ली जाए और नई कंपनी ढूंढी जाए, नए सिरे से इम्तिहान हो, फिर टाइम बहुत वेस्ट होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, वक्त ज़ाया होगा, एक नया सेशन शुरू होना है, आगे फिर इन लोगों ने जब MBBS करके निकलना है वो एक गैप आ सकता है, तो वो भी बड़ा टेक्निकल मामला है। फिर दरमियानी सूरत ये है कि हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर महीना डेढ़ हम और लगा के जब हम इतने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते हैं तो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और एग्ज़ाम्स एक जगह पे कंडक्ट हो। बिकॉज़ ये एक स्टूडेंट का सवाल नहीं है, 196,000
स्टूडेंट्स जो हैं 1,96,000 स्टूडेंट्स जिनको डॉक्टर बनने का शौक़ था, सब अपीयर हुए। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ ऑलवेज़ पैशनेट अबाउट यूथ डेवलपमेंट, और 60% हमारी जिस तरह पॉपुलेशन यूथ में है, तो हमारा ये था कि वी एज़ पाकिस्तानी, एज़ फॉर द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान, हम ये रिकमेंडेशन देंगे। और हमारे जो कमेटी के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर हुमायूं साहब, वो आजकल बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वो आते हैं तो हम लोग एक उनसे सिटिंग करेंगे। हम तो ज़रूर ये मैटर आगे फ्लोट करेंगे कि हर चीज़ में जहाँ पे व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो बिकॉज़ हमें अपने पीएमसी इदारे जिस तरह इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, इसको और आगे लेके जाना है। हमने अपने डॉक्टर्स की डिग्निटी को और आगे लेके जाना है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इंशाल्लाह हम पॉजिटिव सोल्यूशन लाएंगे ताकि स्टूडेंट्स का भी वक्त ज़ाया नहीं हो, और थ्रू द कंसेंसस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टूडेंट्स एंड द पीएमसी। लेट्स सी क्या होता है, ये ऊँट किस करवट बैठता है तो वक्त ही बताएगा। बट प्लीज़ एक लेसन विच शुड बी लर्न के एकदम यकसर जज्बात में आके ये फैसले कर, देखिए ऑटोमेट होना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है, लेकिन उसको ट्रायल एंड रन बेसिस पे पहले छोटी एक सैम्पल पे ट्राई करें, उसका नतीजा देखें, उसके बाद आप कहीं जाके आने वाले सालों में ये हमारी जो एडवाइस है ना, ये बहुत सी चीज़ों पे और भी आती है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि मतलब नी रिएक्शन में जस्ट बिकॉज एकदम से जी हमने सोचा है कि वी हैव टू बी एट पार विद द वर्ल्ड, तो ऐसी छलांग मारो कि 10 ब्रिज कवर हो जाए और सामने पहुंच जाए। एग्जैक्टली, डू इट स्मॉल वे, थोड़ा थोड़ा, मतलब आपका करिकुलम हो या ये टेस्टिंग हो, जो भी है, एकदम से कैसे आप घुस सकते हैं, छोटा सैंपल से आप ट्राई करें, कोई एक्सपेरिमेंट करें एंड देन गो ऑन। कोई मेडल तो नहीं मिल रहा ना इधर कि जी हम सबसे पहले थे, हमने कर लिया। सर्टिफिकेट आपने लेके घूमना है कि जनाब हमने एक ही दफा पूरे मुल्क में करा लिया। तमगा नहीं मिल रहा किसी को। और दूसरी बात ये है कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि महीनों से बोल रहे हैं, सुन लें उनकी फाइनली। तो ये बहुत, आई एम ग्लैड दैट सेनेट में भी ये बात उठी है। एंड ऑल्सो वी हैव अ यंग आर्टिस्ट वेटिंग फॉर अस। तो बता दें कि उनको हमने किस तरह इनवाइट किया जी। कोरोना वबा के बायस तवील वक्फे के बाद समाजी सरगर्मियों का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और कराची की कैनवस गैलरी में जारी 11 रोज़ा तस्वीरी एक नुमाइश है, उसका आखिरी जो दिन है वो आज है। बाय द वे जो ये नुमाइश है उसमें यंग ब्लड 2 के टाइटल से आर्टिस्ट के शानदार जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको बेहद सराहा जा रहा है। हम आपको कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। नौजवान आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने कुदरती मनाजिर और माशरती मसाइल को रंगों में ढाला है, और सुनने में ये आ रहा है कि ये एक्चुअली देखने वाली चीज़। इंडीड 8 नौजवान आर्टिस्टों के ग्रुप के साथ इस शानदार नुमाइश को क्यूरेट करने के पीछे आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी आर्टिस्ट इमरान कुरैशी हैं, और इस ग्रुप में से एक बासलाहियत आर्टिस्ट ज़ैनुल मुरसलीन हैं, जियो पाकिस्तान के आज मेहमान। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। मीनवाइल आई एम लुकिंग एट दिस पिक्चर्स एंड दीज आर मेस्मराइजिंग। ज़ैन, हाउ डिड दिस ऑल कम अबाउट? क्या सोच है, क्या आइडियाज़ हैं, कुछ बताइए इस सारे जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये शो जो है यंग ब्लड के नाम से किया जाता है, और इमरान कुरैशी साहब ख़ुद इसको क्यूरेट करते हैं, और अभी 2019 में भी ये हुआ था, और इस बार भी फिर इसी का सिलसिला है। ये इमर्जिंग आर्टिस्ट को आगे लेकर आते हैं, एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक आर्टिस्ट नया होता है और कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस का आर्टिस्ट उस चीज़ को क्यूरेट करे तो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर आ जाती हैं। तो ये वैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? बिकॉज हमें पता है कि माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है हमारे मुल्क में, देयर आर सो मेनी इमर्जिंग आर्टिस्ट, लेकिन अगर आप लोगों का एक ग्रुप चुना गया इस एग्जीबिशन के लिए, यंग ब्लड 2 के लिए, तो व्हाट वाज द एज दैट यू ऑफर्ड? सही है। देखें, यूजुअली ये होता है कि whoever is curating a show has been in contact with the artist, बहुत पहले से वो कांटेक्ट में होते हैं, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इन आर्टिस्ट को लेना है। तो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप ईमेल करेंगे और वो, बट यूजुअली क्योंकि सारे आर्टिस्ट आपस में लिंक्ड हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की आर्टिस्ट कम्युनिटी, तो दैट्स हाउ दे हैव डिसाइडेड।
अच्छा, और आप अपने काम के बारे में बताइए, इस पर्टिकुलर शो में और आर्टिस्ट जो मौजूद हैं उनके काम के बारे में बताइए। व्हाट्स न्यू, व्हाट्स द थीम, व्हाट आर द आइडियाज़ और आगे के क्या प्लान हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दूसरे लोग क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूँ। मुझे जैसे कि एक शो स्टीलर है पूरे गैलरी में, वो है शम्सुल आरफीन का पीस, और उसको इतनी अप्रिसिएशन मिली है, तो इतनी शेयरिंग है उस इमेज की, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है उसका, शम्सुल आरफीन हाशमी का। और दूसरा एक पेंटरली स्किल जो जिसमें बहुत ही क्रेज़ी पेंटरली स्किल है, वो मरियम अरशद की है, और मतलब मैंने तो नहीं देखी थी ऐसी स्किल, तो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल ओवर देयर। मेरा जो काम है, इट्स आई बीन प्रैक्टिसिंग दिस थिंग सिंस अ वाइल नाउ, और काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन अब जब इमरान कुरैशी साहब ने देखा तो उन्होंने बोला कि भाई इस शो में ये काम होना चाहिए तुम्हारा। मैंने बहुत अरसे से डिस्प्ले नहीं किया हुआ था। तो माई वर्क इज़ अबाउट जो हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब है, उसके ऊपर जो चीज़ें हमने हावी कर ली हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मेरा काम। एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस एवर, जिसने मिनिएचर स्टाइल और टैटू को मिक्स किया है, मर्जर किया है। या और ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि आपको कोई सोच पसंद आती है तो आप उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद आई हुई हैं बाहर की, विलायती या वेस्ट की, कि हमने अपने ऊपर अपनी ट्रेडिशन पे उसको हावी कर लिया है। और ये ऐसा ही है कि जैसे आपने अपने आप को टैटू कर लिया हो, क्योंकि अगर टैटू आपने कर लिया तो फिर टैटू सारी ज़िंदगी रहता है। तो इस सोच को मैंने इन माई आर्ट वर्क्स यू विल सी कि बहुत ही ट्रेडिशनल या बहुत ही मुग़ल दिखता है, वो दूर से एक पैटर्न दिखता है, वैसा पैटर्न जैसे लोगों के कपड़ों पे होता है, औरतों के या सोफ़ों पे या पोस्ट्री पे होता है, लेकिन बट व्हेन यू लुक एट इट क्लोजली इट इज़ फिल्ड विद इमेजेस दैट आर नॉट आर्स, कि हम उनको अपनी सराउंडिंग में कभी नहीं देखते, वो वेस्टर्न है सब कुछ। What is the response of the buyers as well? Please बताइएगा ये क्योंकि because financially viable होना भी बड़ा ज़रूरी है। एग्जीबिशन तो ऑब्वियसली अप्रिसिएशन है और बहुत बड़ी बात है कि अप्रिसिएशन भी हो, लेकिन कोई सेल्स के हवाले से भी होता है। आई मीन इट हैज़ टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट कि जो मैं चीज़ बना रहा हूँ वो बिके भी और अच्छे पैसों में बिके। एट द एंड ऑफ द डे देखें, जब इस तरीके का शो होता है, इमरान साहब का नाम ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली कलेक्टर्स भी, और दूसरा सबसे बड़ा रोल होता है ये गैलरी का, और कैनवस आर्ट गैलरी विच इज़ प्रिटी एक्टिव इन कॉन्टेक्टिंग द बायर्स। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सेल हुई हैं आर्टिस्टों की, विच इज़ रियली कूल, ज़बरदस्त, विच इज़ सर्टनली वेरी ग्रेट। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैनुल मुरसलीन हमारे साथ मौजूद थे। सो ज़ैनुल मुरसलीन हैं, शम्सुल आरिफीन हैं, मरियम अरशद हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनका काम आज, बाय द वे, इज इट द लास्ट डे? इट्स वेरी मच द लास्ट डे। इट इज़ द लास्ट डे। सो आप फिर भी जाइए, कैनवस गैलरी आप जाके देख सकते हैं, एंड इट्स आल्सो फॉर सेल, सो यू कैन आल्सो परहैप्स बाय दैट। और इनका भी ये कहना था, और हम टोटली एग्री करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह जो शोकेस हमारे प्लेटफॉर्म से होते हैं आर्टिस्ट, हमें बड़ी अच्छी तरह यकीन है कि टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, बल्कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ऐसे ऐसे जॉनराज आपको और मीडियम्स मिलते हैं जो कि अभी दुनिया स्टार्ट ही हो रही होती है, बट वी आर आई थिंक क्वाइट अहेड ऑफ दैट। इंडीड। अभी हम एक ब्रेक लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी यू आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और हमने आपको मनाजिर दिखाना है एक्चुअली इस्लामाबाद से। जब इससे पहले जो मनाजिर थे वो फाइल फुटेज थी बाय द वे, और अब जो मनाजिर हम आपको दिखाएंगे, दीस आर द लेटेस्ट विजुअल्स। आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं एहतसाब अदालत, और उनकी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमराह हैं, और सारों ने मास्क पहने हुए। एक्चुअली इसीलिए हम भी थोड़े से परेशान थे पिछली फुटेज में कि ये लग नहीं रहा कि ये कुछ प्रेजेंट सीन है, एंड देन ऑफ कोर्स वी फाउंड आउट कि वो प्रेजेंट फुटेज नहीं थी। ये जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दिस इज अर्लियर टुडे। अच्छा जी, इस केस के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। कुछ देर बाद ये सुना दिया जाएगा।
मूविंग ऑन, अब बात करते हैं नेशनल T20 कप का। और नेशनल T20 कप की फतेह का ताज जो है वो एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के सर जो है वो सज गया है। फाइनल में सेंट्रल पंजाब की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त का सामना हुआ और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए फाइनल में दिफाई चैंपियंस खैबर पख्तूनख्वा ने टाइटल का कामयाब दिफा किया। एंड वंस अगेन ज़रा खुशियाँ आप चेक करें। दिस हैज़ बीन क्वाइट अ सक्सेसफुल एक्चुअली टूर्नामेंट। खैबर पख्तूनख्वा ने 149 रन्स का हदफ किया जी। 17 ओवर्स में 3 विकेट की नुकसान पर हासिल कर लिया और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी कप्तान इफ्तिखार अहमद करार पाए। उधर T20 वर्ल्ड कप के लिए लाहौर में प्रैक्टिस करने वाली पाकिस्तान टीम दूसरा सिनेरियो मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी और पाकिस्तान स्क्वाड 15 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होगा, यानी कि डे आफ्टर, एक्चुअली नहीं कल ही रात में या शाम में। सो हम इस पे बात करेंगे। सिक्कू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त। सिकंदर प्लीज़ बताइएगा ओवरऑल इस टूर्नामेंट से हमने क्या सीखा, इस पे आपकी क्या राय है? और फिर पख्तूनख्वा माशाअल्लाह भाई ज़बरदस्त, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एज वेल। सबसे अच्छी बात, मज़े की बात यह है कि पख्तूनख्वा की टीम के अंदर कुछ लड़के ऐसे थे कि जो कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, उनको भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। इतने अच्छे थे, इतनी अच्छी टीम थी। तो इसलिए मैं सख्ती से बिलीव करता हूँ, मैं टोटली अगेंस्ट हूँ इस सिस्टम के कि सिर्फ 6 टीमें पाकिस्तान में खेलें। मैं तो चाहता हूँ कि टीमें ज़्यादा हों, जितने ज़्यादा होंगे वो सारे लड़के की जो कि बाहर बैठे थे, जो टैलेंटेड हैं, जैसे कामरान गुलाम खेला, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था, उसने टॉप किया था पिछले सीज़न, उसको टीम में ही नहीं लिया पाकिस्तान टीम में और उसकी जगह कोई और लड़के जा रहे थे। तो वो जब खेला तो उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। इसका मतलब है कि हमारे पास टैलेंट है, मगर हमने उसको बंद कर दिया डिब्बे में कि सिर्फ 6 खेलेंगी टीमें, जिसकी वजह से वो टैलेंट बंद हो गया। कल के मैच के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो कोलैप्स हो गए सेंट्रल पंजाब वाले। उनकी जो है 93 for 85 for 2 थे और फिर सारी टीम जो है 63 पे आउट हो गई। 9 लड़के उनके 63 पे आउट हो गए, पूरी टीम कोलैप्स हो गई। तो जिसकी वजह से वो मैच हार गए। इफ्तिखार बहुत ज़बरदस्त खेले। तो ये तो इस कल के मैच की बात थी। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान PSL जैसा वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, वर्ल्ड क्लास। तो ये छोटे छोटे टूर्नामेंट्स इस तरह के होने चाहिए और टीवी पे दिखाने चाहिए, वनडे की भी होनी चाहिए और टीवी पे। अच्छा, कोई टॉप 3 लड़के अगर आप या टॉप 5 अगर बता सकें जो इस टूर्नामेंट से उभर कर सामने आए, जो आपने आइडेंटिफाई किए हो कि ये तो बिल्कुल फोर फ्रंट पे होने चाहिए, नॉट इन द बैकग्राउंड। देखें, जो टॉप स्कोरर्स हैं उसके अंदर फरहान है, साहिबजादा फरहान। उन्होंने 447 रन करके टॉप किया है बैटिंग ऑर्डर में। उनका बेचारों का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है और वो ज़बरदस्त परफॉर्म करके अंदर आए। हैदर अली अगरचे उन्होंने सिर्फ 300 को 350 रन किए थे, मगर वो करके पाकिस्तान टीम में आ गए। इफ्तिखार आउटस्टैंडिंग रहे, वो इफ्तिखार पूरे मैच भी खेले, उन्होंने 400 रन भी किए, विकेटें भी ली, चेंज लगे, बहुत अच्छा लगा कि उनको खेलते हुए उनकी भी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त थी। सरजील खेले, उन्होंने भी 377 किए। इस तरह के काफ़ी लड़कों ने परफॉर्मेंस दी। वहाब रियाज ने भी अच्छी गेंद की, मगर वो शायद वो अपना फेवरेट नहीं रहे अब सेलेक्टर्स के। और कुछ लड़के ऐसे थे कि जिनको खिलाना चाहिए था, ज़्यादा मैचेस खेलने चाहिए, तो वो नहीं खेले। ये चीज़ जो है मैं ज़रूर क्रिटिसाइज करने की कोशिश करूँगा कि ये अगर आप पाकिस्तान के लिए लड़के को सिलेक्ट करते हैं, मेक श्योर कि वो पूरे मैचेस खेले और प्रॉपर जगह पे खेले ताकि उसको प्रैक्टिस मिले, जैसे कि आसिफ अली वगैरह हैं। अब देखते हैं कि अभी भी एक आधा लड़के चेंज करने की गुंजाइश है। अब मुझे नहीं पता कि सेलेक्टर का क्या मूड है, तो एक दिन पहले जो जाने से पहले शायद चेंज सिनेरियो मैच का। अच्छा, ये सिकंदर हमने शुरू में ही बता दिया था कि जी हमारी टीम ऑब्वियसली अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रही है। तो इस सिनेरियो मैचेस में क्या सिनेरियोज होते हैं जिस पे प्रैक्टिस होती है, थोड़ा सा उसका बताएं कि क्या हो रहा है, एक्सप्लेन करते हैं। सिनेरियो मैचेस सिनेरियो इस तरह कोच क्रिएट कर देता है कि देखिए आप जो बॉलर्स हैं उनको बॉलिंग और जो उन्होंने जो है टीम को 170 में आउट करना है, 160 में आउट करना है। ये एक किस्म का एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाता है कि एक बॉलर्स बॉलिंग करा रहे हैं और बैट्समैन जो पाकिस्तान के टॉप है वो बैटिंग कर रहे हैं और बॉलर को बताया जाता है कि आपने इनको 160 रन नहीं करने देने। तो वो एक सिनेरियो क्रिएट हो। इसी तरह बैट्समैन को सिनेरियो दिया जाता है कि जी ये बॉलर्स खेल रहे हैं, आपने 180 रन 200 रन 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चलिए 200 भी हो सकता है सिनेरियो में डालते हैं कि वो रन कर रहे हैं, वो आपको भेजते हैं कि बैट्समैन जाएं और रन को सिनेरियो को चेज करें। कई दफ़ा आखिरी के 5 ओवर आपने 60 रन करने, 80 रन करने, इस किस्म का सिनेरियो भी क्रिएट कर दिया जाता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, मगर अगर पूरा एक सिनेरियो मैच है तो फिर वो इस तरह किया जाता होगा। अच्छा, ये बताइएगा आप कल रवाना हो रहे हैं, फिर क्वारंटीन है, फिर मैचेस हैं
ओवरऑल क्या कहेंगे, कैसी लग रही है इनकी तैयारी? मोराल तो सर्टनली हमें अच्छा ही लग रहा है, बट आगे क्या हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, पाकिस्तान का सबसे पहला मैच जो है वो भारत से है। अगर वो हम जीतते हैं तो आप यकीन करें कि हम हो सकता है वर्ल्ड कप ही जीत। हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट मैच होता है, इसका नर्व्स का मैच होता है। ये है नर्व्स का मैच। पूरी दुनिया, पूरे लोग, अगर आपको जैसे कभी वो रमीज राजा कराची में किसी से मीटिंग करने आए थे, जो बिजनेसमैन थे, किसी ने कहा था कि जी मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूँ अगर आप इंडिया को हरा दें। यानी कि इट्स अ प्रेशर, आपको एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो ये एक नर्व्स का मैच है। अगर हम पहला मैच पे और पहले ही मैच वो आ गया, वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज्यादती है। दूसरा लेकिन ये टेंशन है कि ये डज इट वर्क इन द प्लेयर्स फेवर? मतलब इतनी टेंशन में तो वैसे ही आपको डर लगता है कि कोई गलती ना हो जाए, तो ये तो या फिर सॉर्ट ऑफ पता है क्या है, गले की वो मुश्किल सूरत हाल पहले ही निकल जाए। लेट्स गेट ओवर इट एंड देन फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए, अगर इतना बड़ा मैच, अगर मुझे याद है जब मैं इंडिया जा रहा था 1979-80 में, तो अपने दोस्त के घर के उनकी अम्मा आई, मैंने कहा तुम इंडिया जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहता अगर तुम हारे तो खबरदार आइंदा घर ना आना। ये उन्होंने मुझे ना, ये प्रेशर हो जाता है हमारा, और हमारे जो पड़ोसी हैं उनका तो इस तरह का टेंशन रहती है। तो मगर ये कि पहले मैच के अंदर जो है, मेरे ख्याल से ये मैच दूसरा या तीसरा होता तो सबसे अच्छा। दूसरा भी बड़ा ही है माशाल्लाह। न्यूजीलैंड जिन्होंने हमें एन वक्त पे धोखा दिया, वो भी हमारे लिए बड़ा ही मैच है। हाँ, और उसके ऊपर ये कह दिया गया कि उनको हराओ, ये नहीं कहना चाहिए। देखिए, क्रिकेट है ना, वो नहीं कहना चाहिए था। हाँ, जीतना तो हमने हर हाल में है, चाहे वो खेलने आए। चेयरमैन साहब का जरा प्रेशर था ना कि अब हमें अच्छा कि हमने हराना है। ओके, गॉट इट। क्योंकि वो सिकंदर, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे ही तासुरात थे, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान का एक मैच है, बट टू मी न्यूजीलैंड पाकिस्तान इज इवन अ बिगर मैच। आप इंग्लैंड पाकिस्तान भी तो दिस इज ना खत्म होने वाला सिलसिला मे बी। देखिए, अब हमें जो करना है, मैं तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस कर सकता हूँ कि इस किस्म के जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ खेलने से मना किया, इवन अफगानिस्तान ने मना किया था कि आपके यहाँ सिक्योरिटी हालात सही नहीं है। इमेजिन, वो जब भी हमसे रिक्वेस्ट करें हम उनसे जरूर खेलें, मगर पहले वो हमारे पास आए, पहले आ जाएं, हमारे साथ खेलें, उसके बाद आप जब बोलेंगे हम आ जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें कोई ये नहीं कि अच्छा हम आ जाएंगे, आप हमसे खेलने जरूर आइएगा। हम हमें सब धोखा दे रहे हैं, तो धोखा देने के कोई फीस भी नहीं लगती, कोई डैमेज भी नहीं होता। तो इसलिए बेहतर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना ये तो अब ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं इट्स परफेक्टली जस्टिफाइड कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास कोई गारंटीज हैं कि जी आप भी आएंगे खेलने? कोई ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं या फिर ये लफ्ज़ी बातें हैं? फाइनेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्वड इन दिस, बिकॉज़ क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा होता है, बैंक गारंटीज होती हैं। होनी चाहिए। देखें, जब इंग्लैंड टूर कर रहा था पिछले साल, तो मैंने बड़ा शोर मचाया था। मेरे पास क्लिप है, मैंने वो चलाई भी थी कि खुदा के लिए एक बैंक गारंटी साइन करवा लें उनसे। बोले आप हमें 50 मिलियन की दे दें, वो देखता मैं कैसे वापस जाते, वो खेलने आते और खेल के जाते। ये जब हम जा रहे थे तो इसके देखें, एक हदीस है, सुन्नत है हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप जो भी मुआहिदा करें लिख लें, लिख लिया करें। जी बिल्कुल, जब हदीस में भी शामिल है तो हमें इतने बड़े बहुत शुक्रिया सिकंदर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई इस किस्म की गारंटी वगैरह तो डेफिनेटली होनी चाहिए, हाउएवर मीन इट माइट साउंड। लेकिन अब वो दौर आ गया है और हमने देख भी लिया है हालात कैसे हैं कि अब तो गारंटीज और एग्रीमेंट्स इस किस्म के होने चाहिए। अगर दो भाइयों के बीच में भी कोई मुआहिदा हो रहा हो ना, कोई लेन देन हो, तो लिख के करना चाहिए। ब्रेक के बाद आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर लें। कराची गालिबन आज कौन, आप बताइए कौन टॉप करेगा आज, कराची के लाहौर? आई थिंक कराची। हाँ, you're right, you've guessed it right। आलूदा तरीन शहरों की, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची है नंबर 1 और आज है लाहौर दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर न्यू दिल्ली ही होगा वैसे तो आई थिंक, बट यू नो कि हमें ढाका है भाई तीसरे नंबर पर। नो एक्चुअली ढाका, या you're right, ढाका है, न्यू दिल्ली भी नहीं है। हम अफसोस ही हो गया बल्कि, I'm sorry to say। क्या मतलब है? कल लाहौर था, आपको याद दिला दें हम क्यों वी आर स्लाइटली बीइंग सार्कास्टिक एंड मीन हेयर, बिकॉज हम तंग आ चुके हैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर करके। कल बाय द वे वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो उस पर टॉप कल लाहौर कर रहा था, सेकंड पे कराची था। आज कराची 1 पे है, सेकंड पे लाहौर है। ऑल्दो शर्मनाक सी बात है, ऐसी लिस्ट में तो कोई शहर पाकिस्तान का होना ही नहीं चाहिए असूलन, बट देयर यू गो।
अच्छा, एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि ये टॉम क्रूज को कौन नहीं जानता, हॉलीवुड के मेगा स्टार, और एक लेटेस्ट कुछ उनकी इंस्टाग्राम पे तस्वीरें आई हैं और लगता है कि उन्होंने अपने मुंह को कुछ करवा लिया है क्योंकि ही इज सो फिल्ड अप। अब्दुल्ला, आपने देखी हैं तस्वीरें? प्लीज देखें। तो ये फुटेज है, तस्वीरें भी थी और कुछ कंपैरिजन भी बताया जा रहा था फ्रॉम द ओल्डर पिक्चर्स उनकी जो हैं, एक्चुअली 1-2 साल पुरानी ही पिक्चर्स के साथ अगर कंपैरिजन कर लें। ये मोटे हो गए हैं या फिलर्स हैं सारे? मुंह से इस तरह मोटे हुए थोते हुआ तो मैंने कोई इस उम्र का शख्स नहीं देखा। तो तस्वीर ऑन द राइट इज नॉट टू ओल्ड, और बट लेफ्ट पे अब आप देखिए, दिस कांट बी फिलर, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक एज इफ कि कोई किसी फिल्म रोल के लिए जब इंसान इतना होता है ना, आपको पता है ये लोग तो अपनी पूरी शक्लें ही और सब कुछ चेंज कर लेते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ किसी रोल के लिए अपने मुंह को इतना इन्होंने बड़ा किया है। एंड हॉलीवुड इज एक्चुअली नोन टू गो टू एक्सट्रीम्स। जब लूज करना होता है और कोई ऐसा कुछ दिखाना होता है मूवीज में, पॉवर्टी या समथिंग लाइक दैट, तो बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं अपने आप को, और जब कुछ और करना हो तो दे एक्चुअली ट्रांसफॉर्म। सो आई डोंट नो कि इधर क्या हो रहा है, बट लोग बड़े स्पेकुलेट कर रहे थे। दिस हैपेंड ऑन सोशल मीडिया रिसेंटली।